फिर अब शुरू कर रहे हो जो चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर थ्योरी में ये। हाँ खत्म हो गया सर, केस स्टडीज भी करा दी हमने, पिछली क्लास में केस स्टडीज करा दी थी मैंने। भैया जो लोग छुट्टी मारे प्लीज़ ज़रा वीडियो देखो या बैकअप लिया करो। वीडियो देखा है थे भाई? हाँ जी, पिछली क्लास की वीडियो देख के आया था। और किसने छुट्टी मारी थी पिछली क्लास में? और किसने छुट्टी मारी? आपने वीडियो देख ली थी ना मैडम? आपने देख ली थी वीडियो? हाँ जी, जो अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बच्चों थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 3 का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसको जो प्रिंसिपल्स एंड एजम्पशंस एंड प्रिंसिपल चैप्टर भी कहते हैं, एजम्पशंस एंड प्रिंसिपल चैप्टर भी कहते हैं। बच्चों ये इसकी सारी थ्योरी ना ऑब्जेक्टिव टाइप आती है, इनडायरेक्ट आती है, डायरेक्ट नहीं आएगी आपको थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, मिनिमम 10 नंबर का चैप्टर आ जाएगा ये। यानी अगर मान लो यूनिट टेस्ट आएगा कितने नंबर का? 20 का 25 का 40 का? तो 40 वालों के लिए तो मतलब आप मान लो अगर आप ही मान लो अगर ये यूनिट टेस्ट आपका 25 नंबर का है तो 10 नंबर अकाउंटिंग क्वेश्चन, 10 नंबर ये चैप्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 40 का तो अकाउंटिंग क्वेश्चन 12-13 नंबर, ये भी 12-13 नंबर। ठीक है, तो आओ जी देखो जी। हाँ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, एजम्पशंस शुरू कर रहे हैं। एजम्पशंस क्या होती हैं बच्चों? बाउंड्रीज विद इन विच अकाउंट ऑपरेट। एजम्पशंस आर बाउंड्रीज, दीज आर द बेसिक, ये आप कह लो ये बाउंड्रीज है विद इन विच अकाउंट ऑपरेट। जब कोई भी चीज़ स्पोर्ट्स होता है तो एक बाउंड्रीज में होता है ना, कोई भी एक्टिविटी होती है एक बाउंड्री में होती है। तो ये भी ये अकाउंट्स की बाउंड्रीज है जिसके अंदर आपका अकाउंट्स ऑपरेट करता है। ठीक है, या एजम्पशंस कह लो। एजम्पशंस, पहली एजम्पशन है बच्चों, पहली एजम्पशन है बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न एजम्पशन है। जो पहली एजम्पशन है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, पहली एजम्पशन है बच्चों गोइंग कंसर्न एजम्पशन। क्या एजम्पशन है? ये कोई ना पीडीएफ बना के दे दो, इनको भेज देंगे ऑनलाइन वाले बच्चों को। आपको पीडीएफ बना के जो नोट्स भेज रहा हूँ जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, बाकी जब आप आऊँगे इंस्टीट्यूट में कलेक्ट कर लेना। है जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कोई बना रहा है पीडीएफ? हाँ बनाना पहले हाँ जल्दी से बना के भेज दो। हाँ पीडीएफ बना रहे हैं अभी, आपको भेज रहे हैं भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को। क्या इसकी असाइनमेंट? हाँ वो भी डाल दो आगे। मैंने रहने दो, एक बच्चे ने भेज दिया, रहने दो, अरे रहने दो, हो गई, एक बच्चे ने भेज दिया। है जो मैंने पीडीएफ भेज दिया जो आज के असाइनमेंट के नोट्स की जो ऑनलाइन है जो देखिएगा। पहली असम्पशन है जो गोइंग कंसर्न असम्पशन। पहली असम्पशन क्या है? जो गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या कहती है? ये कहती है कि हमारी ना बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा फोर्सिबल पीरियड के लिए। बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल पीरियड। जो फोर्सिबल पीरियड क्या होता है? इनडेफिनेट पीरियड। फोर्सिबल पीरियड क्या होता है? इनडेफिनेट पीरियड। ये कहता है कि बिजनेस ना जब अकाउंट लिखो, ऐसा अकाउंटेंट को अकाउंट जब लिखने हैं तो ये मानना है कि बिजनेस ना आपका कंटिन्यू रहेगा फोर्सिबल पीरियड के लिए। क्या कंटिन्यू रहेगा?
फोर्सिबल पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होने वाला, बिजनेस बंद, हाँ बिजनेस बंद नहीं होने वाला, समझ आ गई बात, बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। जब आप अकाउंटेंट हो तो आपको ये असम्पशन माननी है कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, यानी आपके बाद आपके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, सो ऑन कंटिन्यू करते रहेंगे, बिजनेस बंद नहीं होने वाला। आपकी ये क्या है, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, क्या है आपकी बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, इन्हें बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन बोलते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा, इस असम्पशन के कारण, बिकॉज ऑफ दिस असम्पशन, क्योंकि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी मानी है आपने, सो बिकॉज ऑफ दिस असम्पशन वी डिवाइड द एक्सपेंडिचर इनटू टू पार्ट्स, सो बिकॉज ऑफ दिस असम्पशन, इस असम्पशन के कारण वी डिवाइड द एक्सपेंडिचर इनटू टू पार्ट्स, हम खर्चों को बांटते हैं दो पार्ट्स में, इसी असम्पशन के कारण हम खर्चों को बांटते हैं दो पार्ट्स में, कौन कौन से बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर और, हाँ जी चैप्टर मैंने उसके अंदर बता दिया था, चैप्टर नंबर 2 में एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे मोर देन 12 मंथ्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे मोर देन 12 मंथ्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे लेस देन 12 मंथ्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, जो हम एसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जो इसी असम्पशन के कारण हम एक्सपेंडिचर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट होते हैं और इन एसेट्स को हमें डेप्रिशिएट करना होता है, इन एसेट को हमें डेप्रिशिएट करना होता है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, डेप्रिशिएट करना होता है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। तो वो जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको हम एसेट बोलते हैं और उन्हें डेप्रिशिएट करते हैं, धीरे धीरे खर्चा मानते हैं डेप्रिशिएशन लगा के ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो खर्चा बोलते हैं और उसे सेम ईयर में हम खत्म कर देते हैं, सेम ईयर राइट ऑफ मतलब खत्म कर देना, अपनी बुक से हटा देते हैं, इसे एक्सपेंस मान के खत्म कर देते हैं। अगर वो जो ये असम्पशन ना होती, अगर ये असम्पशन ना होती तो इसका क्या इफेक्ट होता, इफ गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट देयर, तो क्या होता बच्चों, अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन ना होती तो क्या होता, एवरीथिंग इज एक्सपेंस, एवरीथिंग इज, अभी जो मैंने एसी खरीदा ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है, लेकिन अगर एक गोइंग कंसर्न असम्पशन ना होती तो आपको एसी खरीदने भी आपको खर्चा मानना पड़ता, क्या मानना पड़ता, एक्सपेंस मानना होता, एसेट नहीं मानना होता। फर्नीचर खरीदा, एसेट नहीं मानते, खर्चा मानते, यानी बिकॉज ऑफ दिस असम्पशन वी डिवाइड द एक्सपेंडिचर इनटू टू पार्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इफ दिस असम्पशन इज नॉट देयर, एवरीथिंग इज एक्सपेंस। इस असम्पशन के कारण हम धीरे धीरे एसेट को धीरे धीरे खर्चा मानते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। समझ आगे बच्चों, तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट कैसे आता है कि इफ द गोइंग असम्पशन इज नॉट देयर, ये शायद इनडायरेक्ट क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं, मैंने असाइनमेंट बनाया बच्चों, ये आपको खुद करना है, पीछे इस नोट्स के पीछे ना असाइनमेंट्स हैं, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने असाइनमेंट बना रखे हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है। ऐसे ढूंढना पड़ेगा जो, अब ऐसे क्वेश्चन ये आएगा, इफ द गोइंग असम्पशन इज नॉट देयर, तो क्या होगा, इफ द गोइंग असम्पशन इज नॉट देयर, या तो ये आ जाएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कि बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट वी हैव टू एज्यूम बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड, या तो ऐसे आएगा बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट या assumption we have to assume business is continue for a foreseeable period, answer is going concern assumption। या फिर आ जाएगा if going assumption is not there, तो क्या होगा, if going concern assumption is not there we cannot classify the expenditure in two parts, capital and revenue, everything is expense, everything is, समझ आ गया, जो क्लियर हो गया कि दोबारा समझाऊं, आगे चलते हैं। अगली assumption बताना बच्चों क्या है, अगली assumption बताना, consistency assumption। हमें जो कंसिस्टेंसी असम्पशन पे आ जाना, वो जो कंसिस्टेंसी असम्पशन कहती है कंसिस्टेंट रहो भाई, यानी कि देखो भैया हेलो, देयर आर वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंट्स बनाने के लिए ना बहुत सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिस में अकाउंट बनाने के मेथड्स,
देयर मतलब कई जगहों में वेरियस अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अकाउंटिंग मेथड्स हैं करने के, जो आपकी मर्जी है, चॉइस है, कोई भी आप अकाउंटिंग मेथड चूज कर लो, आपकी मर्जी है। पहले तो ये कहता है कि कोई भी आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस चूज कर सकते हो, कोई भी अकाउंटिंग मेथड चूज कर सकते हो अकाउंट्स बनाने के लिए। एक बार आपने कोई अकाउंटिंग मेथड चूज कर लिया, पहले चूज करने की आजादी है आपको, लेकिन अगर आपने एक बार कोई अकाउंटिंग मेथड चूज कर लिया, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये नहीं है कि आप एक साल एक अकाउंटिंग मेथड चूज कर रहे हो और एक साल कोई और कर रहे हो, तो यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। जैसे अभी चॉइस, आपको चॉइस है साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो, लेकिन ये नहीं है कि 11th में ले ली क्या कॉमर्स, 12th में ले लेंगे जी आर्ट्स, फिर ले लेंगे बीकॉम में ले लेंगे, वो ये नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। ऐसे अकाउंट्स में भी आपके लिए वो कहते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कि अकाउंट्स में वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं। क्या है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस? क्या होती है? अकाउंटिंग मेथड्स हैं। आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, लेकिन आपने जो मेथड चूज किया इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर। यू कैन नॉट चेंज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जो आपका एक चैप्टर है सेकेंड टर्म में पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन। कौन चैप्टर है? हाँ, तो डेप्रिसिएशन लगती है एसेट के ऊपर। डेप्रिसिएशन होती है आपको डिक्रीज इन वैल्यू एसेट। हमें हर साल अपने एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ती है, हमें हर साल अपने एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ती है। एक होता है जो स्ट्रेट लाइन मेथड, एक क्या होता है, और एक क्या होता है जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक क्या होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक होता है जो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक क्या होता है जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मान लीजिए बच्चों, हमारी ना मशीनरी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, हमारी मशीनरी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, हमें हर साल डेप्रिसिएशन आनी है 10%, हमें हर साल लगानी है डेप्रिसिएशन। तो बच्चों पहला साल 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। कितना रह गया? 90,000। बच्चों सेकेंड ईयर में भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे ना स्ट्रेट लाइन में, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी का 10% रहेगी। 1 लाख का 10% 10 रह गया 80। अगले साल भी बच्चों 1 लाख का ही 10% होगा 10। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस इज कॉल्ड। तो आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगती है मशीन के ऊपर। हर साल क्या लगती है? इक्वल डेप्रिसिएशन लगती है। एक और बच्चों मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मान लीजिए डेप्रिसिएशन रेट है 10%, पहले साल लगेगी 1 लाख का 10% 10, ये आ गया 90। फिर अगले साल कितनी लगेगी? 90 था, 10% 9 रह गया 81। अगले साल कितनी लगेगी? 81 था, 10% 8100। दिस इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दिस इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर डेप्रिसिएशन में, सेकेंड टर्म में, प्रैक्टिकल चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? जो मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगी 10% 10, अगले साल भी 10, अगले साल भी। इसे कौन सा मेथड कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक और मेथड होता है जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करें तो इसके अंदर कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, डेप्रिसिएशन की 10% 10 रह गया 90, 90 का 10% 9 रह गया 81, फिर 81 का 10% 8100, 72900, 72। तो जो आपकी मर्जी है, आप डेप्रिसिएशन ऐसे भी लगा सकते हो, आप डेप्रिसिएशन ऐसे भी लगा सकते हो, कोई भी आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो डेप्रिसिएशन आने के लिए। स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो और रिटर्न डाउन वैल्यू भी कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहती है कि आपने कोई भी एक मेथड चूज कर लिया, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये नहीं है कि आप एक साल स्ट्रेट लगा रहे हो और अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू लगा रहे हो, एक साल स्ट्रेट लगा रहे हो और दूसरे साल रिटर्न डाउन वैल्यू लगा रहे हो, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड। समझ आ गई बच्चों बात? तो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि हम एक साथ स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे थे, क्या हम अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू लगा सकते हैं? आपका आंसर होगा नो, बिकॉज ऑफ, और रीजन लिखना होगा बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है कि वंस एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज सिलेक्टेड इट मस्ट बी फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर। समझ आ गई बच्चों बात? ऐसे बच्चों वैसे तो हर स्कूल वाले, मोस्टली स्कूल वाले यही एग्जाम्पल देते हैं, डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन कुछ जो स्कूल के टीचर खड़ूस होते हैं वो जानबूझ के कुछ और दे देते हैं पंगे लेने के लिए। जैसे एक है, ये ग्रेजुएशन में चैप्टर पढ़ोगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कौन सा चैप्टर? डेप्रिसिएशन तो 11th में ही पढ़ोगे। एक चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वहाँ पे स्टॉक को, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक को वैल्यू करने के भी 2 तरीके होते हैं बच्चों, स्टॉक को भी वैल्यू करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फीफो, एक होता है लीफो। बच्चों व्हाट इज फीफो एंड व्हाट इज लीफो? फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो इज, and LIFO is last in first out. FIFO is first in first out, LIFO is last in first out. जैसे मैंने कहा जो बच्चा पहले आएगा वो छुट्टी के टाइम पे पहले जाएगा, that is FIFO। और LIFO is जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। इसी तरह स्टॉक में भी हम यही करते हैं, जो चीज़ पहले हमने गुड्स खरीदे वो पहले बेचेंगे, that is FIFO।
एंड लीफो इज जो लास्ट में परचेज की उसे पहले बेचेंगे, दैट इज लीफो। तो यहाँ पे जो ये भी ऐसी है कि आप फीफो भी अडॉप्ट कर सकते हो, लीफो भी अडॉप्ट कर सकते हो, जो भी मेथड यूज करोगे इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये नहीं है कि एक साल फीफो लगा रहे हो और एक साल लीफो लगा रहे हो। ये ऐसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन ग्रेजुएशन का है, इसलिए मोस्टली टीचर देते नहीं है, लेकिन कुछ खड़ूस टीचर है वो दे देते हैं, ऐसे मैंने रिस्क कवर करने के लिए करा दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चन वैसे यही आएगा कि हम एक साल स्ट्रेट लाइन लगा रहे थे, क्या हम अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डेफिनेशन लगा सकते हैं? आपका आंसर होगा नो, बिकॉज ऑफ विच अजम्पशन? कंसिस्टेंसी अजम्पशन, बिकॉज ऑफ। समझ आ गया बच्चों बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अजम्पशन? लास्ट अजम्पशन। 3 अजम्पशन है, 11 प्रिंसिपल है। 3 अजम्पशन होती है जो 11 वो होते हैं प्रिंसिपल्स। एक्रूअल अजम्पशन पे आ जाओ जी। एक्रूअल अजम्पशन बच्चों, कई बच्चे ना मेरे से अकाउंटिंग में पूछते थे, जैसे हमने गुड्स बेचे उधार पे या फिर हमने कोई सर्विसेज दी जिसके पैसे नहीं मिले, तो कई बच्चे मेरे से पूछते थे सर पैसे तो मिले नहीं तो आपने ये क्यों प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हो? ठीक है, बिकॉज हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं कि भैया हमने मान लो हमने गुड बेचे उधार पे लेकिन पैसे तो मिले नहीं अभी, तो हमने प्रॉफिट क्यों रिकॉर्ड कर दिया? या मैंने सर्विसेज दे दी लेकिन अभी तो पैसे नहीं मिले, तो मैंने क्यों अपना प्रॉफिट इनकम में रिकॉर्ड कर दिया? बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन। मान लो मैंने किसी बच्चे को पढ़ाता जा रहा हूँ, 10-12 क्लासेस हो चुकी है लेकिन फीस ही दे रहा, लेकिन तब भी एक्रूअल अजम्पशन कहते हैं नहीं भाई इनकम रिकॉग्नाइज कर लो, 12 क्लासेस हुई क्या कर लो, इनकम रिकॉर्ड कर लो। हालांकि कोई पैसे तो मिले नहीं, अभी पैसे तो मिले नहीं, तब भी अकाउंट कहता है कि इनकम रिकॉर्ड कर लो। क्यों कहता है? बिकॉज ऑफ दिस एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन कहती है इससे कोई कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ये अजम्पशन कहती है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, transactions are recorded as and when the transaction took place, as and when the transaction are recorded as and when it took place. It took place. It doesn't matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, it doesn't matter, it doesn't matter cash is received or not, it doesn't matter cash is received or not or cash is paid or not। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश मिला नहीं मिला, कैश पे किया ही नहीं किया, हमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है एज एंड व्हेन इट इनकर्ड, जैसे ये इनकर्ड हो वैसे रिकॉर्ड कर देनी है हमें। समझ आ गई बच्चों बात? तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट टुक प्लेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश मिला है नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश पे किया है या नहीं किया। समझ आ गई बात? इसी वजह से, इसी अजम्पशन के कारण, यानी कि ये कहता है कि ना ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट टुक प्लेस, डज नॉट मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट और कैश इज पेड और नॉट। ये कहता है इनकम इज रिकॉर्डेड, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड, इनकम इज रिकॉर्डेड, इनकम को रिकॉर्ड करनी है जब वो कमा लो आप, व्हेन इट इज अर्नड, जब कमा लो तो आप इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करने हैं? व्हेन इट इज इनकर्ड, जब आपने खर्चे कर दियो। इसी अजम्पशन के कारण जो आपका 4 कंसेप्ट है, इसी अजम्पशन के कारण आपके 4 कंसेप्ट आए हैं। कौन कौन से? प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कौन सा बच्चों? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, और लास्ट कंसेप्ट कौन सा बच्चों? इनकम एडवांस। अगर बच्चों एक्रूअल अजम्पशन ना होती ना, एक्रूअल अजम्पशन ना होती तो क्या होता? ये चारों कंसेप्ट भी ना होते। अगर ये अजम्पशन ना होती ना तो ये चारों कंसेप्ट भी ना होते, अकाउंट बड़ा आसान हो जाता। कैश आया इनकम, कैश गई खर्चा। लेकिन अब इस अजम्पशन के कारण अकाउंट का टिपिकल हो गया, जैसे आप लोगों ने मेरे को फीस दी तो मेरी इनकम नहीं है, क्या है? लायबिलिटी है। इनकम एडवांस इज लायबिलिटी, इनकम एडवांस इज, ठीक है जी। तो जो आपकी फीस इन एडवांस आ गई वो लायबिलिटी है। कुछ बच्चों ने फीस अभी तक नहीं दी, उनके लिए वो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, वो एक्रूड इनकम है। क्या है? एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। समझ आ गई बच्चों बात कि नहीं आई? अगर ये असम्पशन ना होती तो जो इनकम मिली नहीं वो इनकम होती ना। ओके, क्लियर है बच्चों एक्रूड असम्पशन? अब जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेंट फॉर द मंथ। बच्चों एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, अप्रैल टू मार्च। हमने ना 11 महीने का रेंट पे कर दिया, 12वें महीने का रेंट पे नहीं किया। क्वेश्चन आता है 12 महीना कौन सा होता है? अप्रैल टू मार्च में क्वेश्चन आता है रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज नॉट येट पेड, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च
इज नॉट येट, कैन इट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? यस, बिकॉज ऑफ, क्योंकि पूरा साल बीत गया, 12 महीने का रेंट आपने पे नहीं किया, रह तो लिया ना आपने, यस रह लिए लेकिन पैसे नहीं दिए, यस इट इज टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स अकाउंट बिकॉज ऑफ एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एज एन, बिकॉज ऑफ विच अजम्पशन? एक्रूअल अजम्पशन, बिकॉज ऑफ विच अजम्पशन? समझ आ गई बात? क्लियर है बच्चों? तो रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज नॉट येट पेड, कैन इट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? यस इट इज टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एज एन, बिकॉज ऑफ विच अजम्पशन? एक्रूअल अजम्पशन। मुझे ये जो मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और यही मैंने अपने असाइनमेंट में दे रखे हैं। जो पीछे आप एक देखोगे असाइनमेंट है क्वेश्चंस का, पीछे देखो क्वेश्चंस का असाइनमेंट 3 पेज आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के हैं। किसके हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के हैं। ये जो आप देख रहे हो पीछे इनडायरेक्ट क्वेश्चन के हैं। मैं बता दूंगा अभी आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, वो होमवर्क कराना, बाकी जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेना। मिक्स क्वेश्चन है, ये मिक्स क्वेश्चन है सारे प्रिंसिपल अजम्पशन के, ठीक है जी। तो जो ये हमारी तीनों अजम्पशन खत्म हो गई हैं, तो तीनों अजम्पशन कौन कौन सी है? पहली अजम्पशन कौन सी थी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो कहती है बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फोर्सेबल पीरियड के लिए, there is no intention to close down the business. Because of this assumption we divide the expenditure into 2 parts, capital expenditure and revenue expenditure. If this assumption is not there, everything is expense. अगली assumption क्या थी? क्या? Consistency. There are various accounting practices. We have to follow, we have to choose one of it. एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिस चूज कर ली, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर। वी कैन नॉट चेंज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन चूजन। एक बार चूज कर लिया आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल, डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज बाय 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर लिया तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन आनी है, आप अगले साल WDV से नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऐसी 2 मेथड होते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के, एक फीफो एक लीफो। आपने जो भी मेथड चूज कर लिया अब अगले साल चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी सर, फीफो लीफो सर ये मत देना, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल देना कि फीफो लीफो ना मैडमों को भी नहीं पता होता। बहुत कम टीचर होते हैं, जैसे DPS वाले सर को पता होता है, या बहुत कम रेयर टीचर होते हैं उनको पता होता है। आप डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिख के आना। ये मैंने फीफो लीफो क्यों करा दिया आपको, क्योंकि कुछ स्कूल के टीचर दे देते हैं जानबूझ के, खतरनाक पेपर बनाने के लिए दे देते हैं, ठीक है सर। तो कोई बात नहीं, हमें भी पता है कि टीचर कैसे देते हैं, तो अब हमें भी स्मार्ट बनना पड़ता है ना टाइम के साथ साथ, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर। फिर एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड, इट डजंट मैटर वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इनकम इज recorded when it is earned, expense is recorded when it is incurred. Because of this assumption we have the 4 concept: prepaid expense, outstanding expense, accrued income, incurred advance. अगर ये assumption ना होती तो हमारा अकाउंट बहुत आसान हो जाता। कैश आ गया, इनकम हो गई, कैश चला गया, एक्सपेंस हो गया। समझ आ गया बच्चों बात? इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च is not yet paid, can it be recorded in the books of account? Yes, it is to be recorded in the books of account as an outstanding rent because of which assumption? अब आ जाओ जो प्रिंसिपल्स पे। किस पे आ जाओ? कितने प्रिंसिपल्स हैं? 11 प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं? 11 प्रिंसिपल है। जो पहला प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहला प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ा रखा है। हाँ जी हाँ, पहला प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ा रखा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इसका एक और नाम है बच्चों अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी, इसका एक और नाम है बच्चों सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। बच्चों 3 नामों से जाना जाता है प्रिंसिपल, 3 नामों से जाना जाता है प्रिंसिपल। जैसे आप लोगों के एक घर का नाम होगा, एक निकनेम होगा, एक स्कूल का नाम होगा, और एक कोई मम्मी पापा और प्यार से बुला लेंगे, और कोई एक आपके शादी के बाद आपको कोई और नाम से बुला लेगा। दैट इज 3। क्या रिपीट करूं सर? मैं कह रहा हूं सर इसके 3 नाम है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल और सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है सर। हाँ जी सर, ये क्या कहते हैं सर? मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, क्या कहता है सर ये? मैंने कहा था पूछूंगा, कई बच्चों को आता ना पहली क्लास में पूछूंगा। अकाउंटिंग विषय जो पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था, हाँ क्या? हाँ जी बच्चों, ये क्या कहता है कि ना, हाँ बताओ सर। नहीं गलत, वो तो मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। हाँ बिजनेस और ओनर। हाँ जी, ये असम्पशन कहती है कि आपको बिजनेस को और उसके ओनर को क्या मानना है? सेपरेट मानना है। क्या मानना है? बिजनेस और ओनर। हालांकि बिजनेस ओनर का ही होता है तो एक ही, लेकिन अकाउंटेंट को क्या एज्यूम करना है? प्रिंसिपल है।
इन दोनों सेपरेट मानना है। क्या मानना है? इन दोनों को सेपरेट मानना है आपको। बिजनेस क्या है अकाउंट्स के लिए? एक सेपरेट पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? हम किसके अकाउंटेंट हैं? वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। तो ये कहते हैं बच्चों कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस इज अ, we have to record the transaction from the point of view of business, not the point of view of। तभी मैंने एग्जांपल दिया था वो पहली क्लास में कि मैंने एसी खरीदा इंस्टीट्यूट के लिए, ये रिकॉर्ड होगा। मैंने घर के लिए खरीदा, ये रिकॉर्ड, हाँ, ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन है। मैंने एक और एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया यहाँ का, ये रिकॉर्ड होगा। मैंने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वो रिकॉर्ड। समझ आ गई बच्चों बात? सो गए मैडम? जाग रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जो इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, तो भैया ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। बिजनेस एंड ओनर आर, वी हैव टू रिकॉर्ड, बिजनेस इज द आर्टिफिशियल पर्सन, वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। समझ आ गया? इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों? इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिर हमने ना एक रेफ्रिजरेटर खरीदा बिजनेस के पैसे से, हमने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा घर के लिए बिजनेस के पैसे से। कैन इट बी रिकॉर्डेड एज अ फिक्स्ड एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? यस। रेफ्रिजरेटर खरीदा घर के लिए, रेफ्रिजरेटर खरीदा घर के लिए, हाँ, इसका आंसर होगा इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, इट इज ट्रीटेड एज। अब ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो हम ये रिकॉर्ड फिक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसे ड्राइंग्स मानेंगे। क्या मानेंगे? बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। समझ आ गया बच्चों? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया ओनर ने घर के लिए कोई एसेट खरीदा, कार खरीदी, बंगलो खरीदा, कुछ भी खरीदा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर खरीदा, आउट ऑफ बिजनेस मनी। Can it be recorded as fixed asset? Answer is no. It cannot be recorded as a fixed asset. It is treated as drawing because of which concept? Business entity principle. Business entity। एक और बच्चों मैंने बताया था, मैं बहुत बार रिपीट किया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कि कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ। तो जो इस पर दो क्वेश्चन बनते हैं आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एक बनता है कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, यस, कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन ये बनेगा, मैंने बहुत बार रिपीट किया था आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन कराते वक्त। और दूसरा क्या होता है, क्या कि वो जो फिक्स है, वो हमने घर के लिए एक फर्नीचर खरीदा आउट ऑफ बिजनेस कैश, कैन इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज फिक्स एसेट? आंसर नो, इट इज रिकॉर्डेड एज अ ड्राइंग्स बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। समझ आ गया बच्चों बात? एक और प्रिंसिपल कर लेते हैं बच्चों, काफ़ी रहेगा। 3 असम्पशन करा दी, 2 प्रिंसिपल करा दिए। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी खत्म करा दूंगा बच्चों। फिर बच्चों आपका एक ही चैप्टर बचेगा थ्योरी का, हमारी सारी थ्योरी खत्म, फिर हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल। असली चीज़ अभी तो हम कर ही नहीं रहे अकाउंट्स। असली अकाउंट कहाँ से शुरू होता है? रूल्स और डेबिट। अकाउंट्स की लैंग्वेज ही शुरू होगी कहाँ से? डेबिट एंड क्रेडिट से। एक बार सारी थ्योरी खत्म हो जाए फिर हम प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। क्या यूटी का भी कोर्स खत्म हो जाएगा, यूटी की टेंशन खत्म। चैप्टर 4 एक क्लास का है, चैप्टर 4 एक क्लास का, यानी कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 खत्म करा दूंगा, उससे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 खत्म, यानी इस वीक आपकी सारी थ्योरी खत्म, फिर नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, दूसरा प्रिंसिपल है जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, यानी इस वीक आपका वो खत्म हो जाएगा टेंशन यूटी की। तो है जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंट्स जो है ना सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती हो। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है अकाउंट सिर्फ वही चीज़ें ट्रांसफर रिकॉर्ड करता है जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती हो। जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती उसे अकाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अकाउंट रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन मनी टर्म्स। जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ इसके भी मैं। जैसे मैं अपने हरिओम भैया को सैलरी, वो मेरे एम्प्लॉय है, उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ 15,000, ये तो रिकॉर्ड होगा, ये तो रिकॉर्ड होगा क्योंकि मनी के टर्म में मेजर हो सकती है, लेकिन वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या? हाँ, तो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये हमने लिमिटेशन में भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था?
लिमिटेशन में पढ़ा था कि अकाउंट डज नॉट रिकॉर्ड, ये इसी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल से तो लिमिटेशन बनी है अकाउंट्स की, जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल से लिमिटेशन बनी है अकाउंट्स की कि डज नॉट रिकॉर्ड क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन लाइक ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस। ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? इसी प्रिंसिपल से आई है कि ये चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं।